अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान मोमिन और हाज़िर हुआ हूं प्रोग्राम अदब अदीब की एक नई किस्त के साथ। अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात से करवाते हैं, आपको उनका अदब, उनकी शायरी सुनवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो पहलू आपके सामने नहीं होते उन पहलुओं को आपके सामने लाते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत कई पहलुओं को देखती है और उनका इहाता करती है। मुख्तलिफ़ हवालों से इनको जाना जाता है, सहाफ़त हो, सियासत हो या दीगर मैदान हाय ज़िंदगी हों, उन सब में ये नुमायाँ हैं और एक अहम इनकी जो पहचान, इनकी शख्सियत का तारुफ़ वो इनकी शायरी है। क्या खूब शेर कहते हैं और बहुत जल्द और बहुत कम अरसे में जब ये अदबी मंज़रनामे पर आए तो इन्होंने अपनी पहचान बनाई। मुशायरों में जब जाते हैं तो अपने कलाम से और अपने अंदाज से मुशायरा लूट लेते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम नजीब अयूबी साहब, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं नजीब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं आपसे, बचपन की तरफ भी हम जाएंगे आपके। अभी आजकल की मसरूफ़ियात बताएं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? आजकल की मसरूफ़ियात तो बहुत हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ हैं और समाजियात से एक ताल्लुक़ है और एक शायर का तो रहता भी है कि मुशाहिदा और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट। तो जमात इस्लामी के मुख्तलिफ़ शोबे जो बने हुए हैं उसमें एक है पब्लिकेट कमेटी, जिसका काम ही लोगों की मुश्किलात और शहरी और बल्दियाती मसाइल के हल के हवाले से उनको रिलीफ़ फराहम करना। तो वो ज़ाहिर है कि पूरा शहर है और एक छोटी सी एक टीम है, लेकिन ये काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 7-8 साल से हमारी टीम कर रही है। माशाल्लाह, वाह। इस काम की तरफ आप कैसे आ गए? ये शायर तो थे आप, और शायर कहते हैं कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, तो शायर तो यकीनन बचपन से ही होता है। शायरी में किस तरह बाकायदा आपको मालूम हुआ कि आप शायर हैं? दोस्तों ने बताया कि आप शायर हैं और इसलिए कि आपकी गुफ्तगू मिसरों की सूरत में होती है, तो वो मुझ पे पहली दफ़ा ये चीज़ आश्कार हुई कि मैं कोई चीज़, और बचपन में यानी स्कूल में मैं कहता रहा हूँ कुछ चीज़ें और वो पब्लिश भी होती रही हैं, लेकिन ये कि बाकायदा इस तरफ ना तवज्जो थी और ना ही इस चीज़ का इदराक था कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है। और फिर ज़ाहिर है कि फिर ज़िंदगी के मसाइल और मसरूफ़ियात, उसमें एक अच्छी सोबत मिली और फिर उसके बाद जब मैंने बाकायदा कोई सहाफ़त शुरू की है आज से कोई 12-13 साल पहले, तो फिर कुछ चीज़ें जो है मौजू होना शुरू हो गई और फिर इस तरफ रुझान मज़ीद बढ़ा। लेकिन चूँकि मसरूफ़ियात इस कदर हैं कि उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शायरी कोई वक्त निकाल के या बैठ के तो होती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि मुशाहिदों से जब मैं गुज़र रहा हूँ, ज़िंदगी के तजुर्बात से, लोगों के मसाइल से, तो वहीं से कशीद हो जाती है मुझे कोई चीज़। वो समटाइम तो गाड़ी चलाते हुए हो जाती है, लोगों से गुफ्तगू करते हुए, तो उसके लिए मुझे कोई स्पेयर टाइम दरकार नहीं होता। बतौर ख़ास ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ तय किया है कि मुझे कुछ लिखना है, फिर अब उसके लिए एक अलग जगह मुख्तस की है, फिर कलम कागज़ लिया है, फिर लिखा है। ऐसा नसर में तो होता है, शेर में ऐसा नहीं होता। और ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों की, वो अगर ये समझते हैं कि शेर कोई ऐसी फ़नकारी है कि आप बैठेंगे, कागज़ कलम उठाएंगे, थोड़े से सिगरेट के धुएँ उड़ाएंगे तो कोई शेर मौजू हो जाएगा, मैं समझता हूँ वो शेर इस तरह नहीं होता। बिल्कुल, शेर तो आता है और यहाँ से या तो निकल रहा होता है या ऊपर से कोई आपको आता हो जाती है, उसके बाद आप उसमें अपनी कारगुजारी फिर दिखा सकते हैं। तो मेरे लिए कभी भी ये मसला नहीं रहा। और मेरा एक और मसला भी है मोमिन साहब, वो ये कि मतलब शायर लगना आजकल एक बीमारी हो गई है लोगों को कि वो चाहते हैं कि वो शायर लगे। बचपन में आप जब स्कूल में थे उस वक्त क्या मसरूफ़ियात थीं, क्या मशागिल थे? देखिए ये चीज़ तो आपके शुरू में सरिश्त में होती है। अगर कोई आदमी किसी एक मैच्योर लाइफ में आके कोई काम कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये पीछे से चल रहा होता है।
वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाता। ज़ाहिर है वक्त के साथ आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी बनती चली जाती है, लेकिन बुनियादें तो शुरू से ही पड़ जाती हैं। तो स्कूल में भी मेरा काम जो है ना वो इसी तरह का था। एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे था। वो स्कूल के वॉल मैगज़ीन निकलते थे, उसका मैं एडिटर था, और ये सारी चीज़ें। फिर क्लास में फिर एक्टिविटीज़ में मैं सबसे आगे, मैं मतलब बैक वक्त मैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों क्रिकेट टीम्स में स्कूल इंटर लेवल पे स्कूल की टीमों में था। तो मतलब जिसे कहते हैं ना चुलबुली शख्सियत, कि वो मैंने हर मैदान में ट्राई मारी है। यहाँ तक कि मैं ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर भी एक अपना रोल प्ले करता था। क्या बात। तो शुरू में आपने ड्रामा वगैरह सब ये सब चीज़ें की हैं, तो आज स्ट्रीट शो हमने उस ज़माने में किया। 86 में कराची में जब स्ट्रीट शो का वजूद नहीं था, तो उस वक्त हमने एक आइडिया लिया, उसको फिर स्ट्रीट शो किया तारिक रोड पे, बहादुराबाद पे, क्लिफ्टन में। और वो इतना जेन्युइन फील दे गया कि उस पर तो यानी मुझे याद है कि मैं उस ज़माने में एक नाम बहुत मशहूर होता था, मार्क टेली, जो जंगों की रिपोर्टिंग करता था बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया और पाकिस्तान के रेफरेंस। तो वो बहुत मशहूर हो गया था जी, मार्क टेली। तो मैं चूँकि उस ज़माने में नया नया बाहर से पढ़ के आया था, तो मेरा हुलिया भी थोड़ा सा बड़े बाल, तो मुझे मार्क टेली बना दिया प्रोड्यूसर साहब ने। अब जब मैं मार्क टेली बन के इंडियन और पाकिस्तानी टीम की इंटरव्यूज़ ले रहा था और कमेंट्री कर रहा था और रिपोर्टिंग कर रहा था, तो लोग इतने जज्बाती हो गए मार्क टेली पे गुस्सा निकालने पे कि उन्होंने नकली पत्थर कुछ बनाए गए थे फोम लपेट के, कि उसका पथराव तो कुछ लोगों ने किया, फ़ौज पे भी और मार्क टेली पे भी, यानी सहाफ़ी पे। लेकिन ऑडियंस ने असली जो वहाँ रोड बन रही थी उसके पत्थर उठा के मारने शुरू कर दिए। तो ये उतना जेन्युइन टच था। तो ऐसा लगा कि हमारा स्ट्रीट शो कामयाब हो सकता है अगर हम इस थिएटर को नीचे लेके आएँ। तो मैं समझता हूँ कि वो पहली कोशिश थी कराची में जो हमने की है। ये वैसे जो स्ट्रीट थिएटर है, या हम देखते हैं इसकी जो रिवायत है, पहले हमें ये लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा नज़र आती है, और आपका जो नज़रियाती ताल्लुक़ है वो दाएं बाजू से है। तो इसको कैसे जहन में आया कि इसको भी इस्तेमाल करना है बतौर अपने इब्लाग के लिए या अपने नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए? मैं इस आइडिया की नफ़ी करूँगा कि कोई चीज़ लेफ्ट या राइट नहीं होती। हाँ, एक आइडिया होता है, उस आइडिया का इस्तेमाल है। बिल्कुल। अब अगर उसका इस्तेमाल लेफ़्ट लॉबी ने कर लिया और ज़्यादा अच्छा कर लिया, तो वो उनके नाम से मंसूब हो गई जी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 84 में हमने किया और अपने प्लेटफॉर्म से किया, और बस ये बदकिस्मती हमारी रही कि हम उस तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, इसलिए कि उसके बाद थिएटर पे फिर दूसरी चीज़ें शुरू हो गई। फिर परफॉर्मेंस जो है ना वो फिक्स थिएटर के ऊपर आ गई। स्ट्रीट थिएटर का इतना कल्चर डेवलप नहीं हो सका। मैं समझता हूँ आज के दौर में अब बहुत ये एक ऐसा ज़रिया इब्लाग है कि जो बहुत सस्ता है और बहुत तेज़ी के साथ अपना मैसेज पहुंचाता है। और इवन ये कि मैं समझता हूँ कि इसकी जो फील्स आती हैं वो बहुत जेन्युइन होती हैं। तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपर्टीज़ हैं लोगों के पास, हम तो 84 में करके आगे बढ़ गए। तो इसमें ये क्या बाकायदा आपने अदाकारी की तरफ जाने का कभी सोचा कि मैंने एक्टिंग की है यहाँ, थिएटर इस तरह किया है हादसाती तौर पे, कभी जहन में आया कि अदाकारी की तरफ भी जाना चाहिए? नहीं, अदाकारी की तरफ का तो कभी भी नहीं रहा है, लेकिन ये ज़रूर रहा कि अपना मुद्दा बयान करने का कोई भी मीडियम हो उसको मिस नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैंने नसर में अपना काम किया और जो मैसेज डिलीवर कर सकता था, तारीख़ पे मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से आज तक की तारीख़ मैंने जो है वो तकरीबन 400 साल पे मुश्तमिल, वो यूँ समझ लीजिए कि साल ब साल वाला काम मैंने किया है। तो ऐसा काम अल्लाह ताला ले लेता है। तो ये एक काम हुआ। कलम निगारी की, उसके बाद जब स्कूल के ज़माने में हमने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। तो हर मीडियम को मैंने यूज़ किया है अपना नुक्ता नज़र पहुँचाने के लिए। उसमें शायरी को भी मैं इसी तरह रहता हूँ। शायरी को कोई सिर्फ जुल्फ़ और उसका मैं नहीं असीर बनाना चाहता। उसमें ठीक है मैं रिवायती शायरी का ज़्यादा सहारा लेता हूँ, बजाय ये कि तजरीदी शायरी की तरफ आऊँ कि जिसके बाद आपको समझाना पड़े कि ये शेर है और ये इसका मफ़हूम है। आजकल के नौजवान तजरीद कर रहे हैं शायरी के अंदर,
तो जिसके बाद समझाना पड़ता है कि जनाब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, या उसका इब्लाग नहीं हो रहा होता है, वो नहीं भी समझा रहे, बिल्कुल सिंपल रहते हुए आप यहाँ से कशीद कीजिए माशरे से चीज़ों को, और उसके बाद आप थोड़ा सा रिवायत का टच लें, थोड़ा सा जदीदियत ले लें और अपना मुतमईन नज़र पहुँचाने की कोशिश करें। सही। आपका जो घराना है वो दीनी और मजहबी घराना है, आपके वालिद साहब भी आलिम दीन थे। आप शायरी की तरफ जब आए, या जब शायरी की तरफ बाकायदा आप आए, या उस वक्त भी यकीनन आपने कभी कुछ लिखा होगा, घर वालों को सुनाया होगा, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? और इसी के साथ एक और सवाल कि हमारे यहाँ जो मजहबी हलक़े हैं या जो दीनी हलक़े हैं, उसमें शायरी को एक मायूब हुनर या फ़न समझा जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको कभी इस तरह का कुछ वाक़या पेश आया है कि आपको भी इसका रद्द-ए-अमल मस्बत नहीं मिला हो? तो देखिए, एक अलमिया तो है हमारा कि हम दीन को महज रसूमात और उस वजह से, और चूँकि शायरी उस तरह है नहीं तो वो दीन के उस दायरे कार में आती नहीं है। वरना अगर आप देखें कि पहले के उलमाए किराम तो शायर भी हुआ करते थे, और जितने मुबल्लिगीन थे वो बेहतरीन, और इस वक्त भी मौजूदा असर हाजिर के अंदर भी जो आलिम दीन है वो शायरी भी कर रहे होते, लेकिन ये मजमूई तौर पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो सका। तो नतीजा ये हुआ कि मैंने घर पे जब मुझे वालिद साहब और वालदा की हद तक तो पजीराई मिली कि वो समझते थे चीज़ों को, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके बाद की जनरेशन जो है वो आपको उस तरह नहीं समझ रही होती, या अशार को वो बहस इसलिए सुन लेती है कि अब्बू सुना रहे हैं या भाई सुना रहा है या शौहर सुना रहा है। लेकिन ये है कि उसके बावजूद अब जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब वो आशिक हैं, यानी इकबाल को चूँकि घर में पढ़ा जाता है और उस कलाम में इकबाल हिफ्ज़ है बच्चों को, तो और इस वजह से अब वो शायरी पसंद करते हैं। सब में ज़ाहिर है ये नहीं है मामला, लेकिन कुछ पसंद पैदा हो गई है शायरी की, और ख़ास तौर पे इकबाल की। नाज़रीन कराम, नजीब अय्यूबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ चल रहा है। यहाँ सिलसिला कलाम हम ज़रा सा रोक रहे हैं, इसे आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। आप हमारे साथ रहिए। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन, या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर मोहतरम नजीब अय्यूबी। वक्फ़े पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल मिला, घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल आपको मिला शायरी के हवाले से। आप जब स्कूल में थे तो उसके बाद फिर 9वीं 10वीं में गए, निसाब में भी हमारे यहाँ शायरी होती है। उस शायरी ने आपको कितना अपनी तरफ मुतवज्जो किया था उस ज़माने में, और निसाब में जिन शोरा को पढ़ा उसमें कौन से शायर ने सबसे ज़्यादा आपको मुतवज्जो किया? देखिए, निसाब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि घर का माहौल एक चल रहा था और उसमें इकबाल ने ही इंस्पायर किया, लेकिन इकबाल उस वक्त समझ में नहीं आता था, और इकबाल की सिर्फ वो नज़में हमें समझ में आती थी जो तरन्नुम में किसी ने पढ़ दी हों। उसके अलावा इकबाल मुश्किल लगा। गालिब को जब भी पढ़ा है, बावजूद ये कि वो मुश्किल रहा, लेकिन जो समझ में आया वो बहुत शानदार था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गालिब को तो अभी तक भी समझना पड़ रहा है, और समझने का ये अमल जारी है। बाज़ औक़ात तो एक पहलू आज के मुताले में सामने आता है कि इस शेर की शायद ये तफ़हीम होगी, लेकिन कुछ अरसे बाद किसी और माहौल में और तो देखते हैं कि नहीं, इसकी तो ये तफ़हीम भी है। आप शेर कहते थे, क्या करते थे? डायरी में लिख लिया करते थे, और कभी जहन में आया कि किसी रिसाले वगैरह में भी मुझे भेजनी चाहिए अपनी तख्लीक़ात? क्योंकि एक शौक़ था रिसाले में, जमीयत का ज़माने में एक रिसाला होता था जो साथी उसका नाम था, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अभी भी उसको पढ़ता हूँ गाए बगाए। उसमें ये शौक़ होता था कि हमारे मज़ामीन, क्योंकि नाम आता है ना उस पर, वो उस वक्त की एज में आपका यही शौक़ होता है कि आपका नाम जो है, तो उस वक्त मैंने कुछ नज़में जो हैं, हमारे मुदीर उस वक्त थे कलीम चुगताई भाई, मैं अगर नाम सही याद करूँ,
तो कलीम चुगताई भाई को मैंने दी, तो उसमें ज़ाहिर है कुछ इस्लाह का पहलू होगा, उसको कर करा के बहुत, तो वो फिर उस वक्त वो मेरी वहाँ छपी नौनिहाल में। फिर उस जब यहाँ से थोड़ी सी हौसला मिला तो फिर वो नौनिहाल और बच्चों के मैगज़ीन में फिर वो चलनी शुरू हुई। और फिर अदबी मैगज़ीन की तरफ जाने का ख्याल आया कि इनमें भी मेरी कोई गज़लियात जो हैं, दरअसल इसको मैंने बाकायदा वो एक दौड़ होती है कि एक आदमी मदारिश तय करना चाहता है कि मैं यूँ हो जाऊँ, थोड़ा सा फेम हो जाऊँ। अब फेम मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो चुका है कि अब इस मैदान में ऐसा मैंने कभी ये नहीं किया। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक सिवाय हमारे अपने अखबार के कि जहाँ कुछ गज़लें हो जाती है, मैं भेज ही नहीं पाया। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं से लिफ्ट होके किसी ने कहा कि हम ये पढ़ना चाहते हैं और किसी ने उसको गाया भी है तो उसकी भी उन्होंने इजाज़त ली। और इंडिया से मुझे पता चला कि किसी रिसाले में आपकी ये चीज़ें गज़लें छपी हैं, तो इत्तला मिल जाती है। अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई मतलब आपने नहीं सोचा कि रसाइल वगैरह में शायद हाँ कोई लग गई तो लग गई होगी, और इत्तला मिल जाती है तो खुशी होती है कि कोई चीज़ हुई। आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ हवाले हैं और मुख्तलिफ़ दायरों में आप काम कर रहे होते हैं, सियासत हो, सहाफ़त हो, फिर आप एक पेशा ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं बहुत अरसे से, फिर शायर भी हैं आप। तो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना कितना आसान, ये कितना मुश्किल होता है? ये होती एक साथ ही है, जैसे आपके हाथ हैं, आँख है, नाक है, कान है, पैर हैं, ये बिल्कुल ये सारी जहतें आपकी एक अंदर ही है। तो जब आप खुद मूव कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं, इसके लिए कोई आपको बोझ लादना नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि वक्त ज़रूरत अगर इस वक्त ये है कि आपके अंदर का सोशल वर्कर जागे तो आपको मदद कोई ज़रूरतमंद है तो आपका वो जाग जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि अब आप कोई नसर के अंदर कोई चीज़ कह के अबलाग करना चाह रहे हैं तो वो हो जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि नहीं, इसका मफ़हूम शेर में बहुत अच्छा बयान किया, तो बैक वक्त आदमी कई चीज़ों का मजमुआ होता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, मुझे नहीं होती। मैं इस वक्त आपको कम अज़ कम नहीं होती। सही। लेकिन आप अपने आप को बतौर शायर चाहते हैं कि आपका तारुफ किस हवाले से हो? जैसे आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ हवाले हैं और एक कुछ होता है कि कोई किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे बतौर शायर जाना जाए, कोई बतौर सहाफ़त के हवाले से जान चाहता है कि उसको लोग जाने, या सियासत के हवाले से, या कोई भी उसकी ज़िंदगी का शोबा होता है जिसको वो अपनाता है। अगर अदाकारी कर रहा है तो बतौर अदाकार। आपने क्या कभी सोचा कि मुझे इस हवाले से लोग जाने? मेरी बस एक ख्वाहिश होती है कि मुझे एक अच्छे आदमी के तौर पे जान लें, तो उसके अंदर जो भी तारीफ़ बन सकती हो तो वो जानकारी खुद ही हो जाएगी, ये उसके अज्जा उसमें शामिल हो जाएं सारी चीज़ें। एक शायर का नज़रियाती होना कितना ज़रूरी है, और नज़रियाती अगर कोई शायर होता है तो फिर उसके क्या मसाइल, क्या मामला होते हैं? बहुत अहम सवाल है। शायर बग़ैर नज़रिए के मैं समझता हूँ वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसका एक नज़रिया, चाहे दाएं बाएं, कोई एक नज़रिया होना चाहिए, तभी कोई मकसदियत निकल सकती है। वरना शायरी बराए शायरी तो कोई चीज़ नहीं है, और इसीलिए वो दिल में घर भी नहीं कर रही होती, अपना हल्का असर भी नहीं पैदा कर पा रही होती। तो शायर के लिए तो सबसे दूसरा किसी का इतना नज़रियाती होना ज़रूरी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन शायर के लिए, अदीब के लिए, दानिश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका कोई नज़रिया हो जिस पे कंसेंसस उसके डेवलप हो और उस बुनियाद पे वो अपनी बात करे, अपना थॉट्स आगे बढ़ाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक वैसे कहा यह जाता है कि शायर को महदूद सोच का हामिल नहीं होना चाहिए, और नज़रिया जो है वो आपको एक दायरे में ले आता है और महदूद कर देता है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि शायर जो एक दायरे में अगर आ रहा है या किसी नज़रिए के तहत एक वाबस्ता हो रहा है, तो फिर उसके मसाइल क्या हैं? क्या शायरी उसकी उसमें जो फिर वो शायरी उसकी वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए, या क्या ख्याल है आप? परसेप्शंस हैं ये जी, और जब आप किसी नज़रिए को बिलोंग करते हुए काम कर रहे होते हैं तो अगर तो वो नज़रिया ख़ुद कमज़ोर है जो आपकी वुसअत नज़री को रोक रहा है, वो ख़ुद नज़रिया ही कमज़ोर है, इसका मतलब है आपने गलत नज़रिए का इंतखाब किया है। वाह। आपका नज़रिया तो वो चुनिए कि जो आपको दावत दे रहा हो कि देखो सितारों को देखो, फलक को देखो, इसको देखो, तहकीक करो और उससे भी आगे निकलो, बियॉन्ड दैट।
तो आपने फिर नज़रिया जो है ना वो बड़ा महदूदियत वाला जो है सेलेक्ट किया है, तो शुड थिंक अबाउट दैट। वाह, कुछ कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाए। इन्हीं दिनों कुछ चीज़ें हुई हैं, तो वो एक गज़ल है, उसके कुछ अशार, क्योंकि गज़ल तो बड़ी है। निकल आए आली जनाब अपने घर से, वाह, निकल आए आली जनाब अपने घर से, कि पानी गुजरने लगा अब तो सर से। क्या कहने, वाह। निकल आए आली जनाब अपने घर से, कि पानी गुजरने लगा अब तो सर से। मेरी बात समझो, मेरी बात मानो, निकल जाओगे तुम भी दुनिया के डर से। क्या कहने, मेरी बात समझो, मेरी बात मानो, निकल जाओगे तुम भी दुनिया के डर से। सितारे तुम्हारे ताक़ुब में क्यों हैं, वाह, सितारे तुम्हारे ताक़ुब में क्यों हैं, कोई जाके पूछे ये शम्सो कमर। क्या कहने, वाह। कोई जाके पूछे ये शम्सो कमर से, क्या कहने, और तेरी राह गुजर से गुजर तो रहे हैं। वाह, तेरी राह गुजर से गुजर तो रहे हैं, गुजर तो रहे हैं तेरी राह गुजर से। क्या कहने, और कोई मुंतज़िर है, कोई मुंतज़र है। क्या कहने, कोई मुंतज़िर है, कोई मुंतज़र है, बहुत फ़र्क पड़ता है ज़ेरो ज़बर क्या से। कहने, क्या कहने, बहुत वाह, फ़र्क वाह, पड़ता है ज़ेरो ज़बर से। क्या कहने, तुम्हें वो नज़र जो ज़माने ने दी है, वाह, तुम्हें वो नज़र जो ज़माने ने दी है, न देखा करो तुम हमें उस नज़र से। क्या कहने, न वाह। देखा करो क्या कहने, तुम हमें उस नज़र से। मियाँ शब गज़ीदों का हमसे न पूछो, वाह। मियाँ शब गज़ीदों का हमसे न पूछो, उम्मीदें लगा ली हैं क्या क्या सहर से। क्या कहने, मियाँ वाह, शब गज़ीदों का हमसे क्या न कहने। पूछो, उम्मीदें लगा ली है क्या क्या सहर से। गुज़रते रहे जो सरों से हमारे, वाह, गुज़रते रहे जो सरों से हमारे, बताओ वो बादल कहाँ जाके बरसे। क्या कहने, गुज़रते- वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह वाह। गुज़रते रहे जो सरों से हमारे, बताओ वो बादल कहाँ जाके बरसे। और नजीब उस गली से गुज़रना है मुश्किल, वाह, नजीब उस गली से गुज़रना गुज़रना है है मुश्किल। ये क्यारी निकाली है किसने इधर से। क्या कहने, वाह, निकल आए आली जनाब अपने घर से, वाह कि वाह। पानी गुजरने लगा अब तो क्या सर कहने, से। क्या कहने। कोई मुंतज़िर है, कोई मुंतज़र है, बहुत फ़र्क पड़ता है ज़ेरो ज़बर से। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है हम भी मुंतज़िर और मुंतज़र दोनों हैं, और आप भी है, आपकी भी यही कैफियत होंगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वक्फे से वापस आएंगे और नजीब अय्यूबी साहब की शायरी भी सुनेंगे और इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम नजीब अय्यूबी। नजीब अय्यूबी साहब, वक्फ़े पे जाने से पहले आपने गज़ल सुनाई हमें, और इसके अलावा हम आपका नसरी काम भी देखते हैं, कॉलम्स वगैरह भी आप लिखते हैं, और आपने तहक़ीक़ी काम भी किया। फिर अभी गुफ्तगू में हमें मालूम हुआ कि आपने किसी दौर में अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ़ असनाफ़ से आप वाबस्ता हैं, और फिर ख़ास तौर पर अदब की भी, नसर की असनाफ़ और फिर जो शेरी असनाफ़ हैं उसमें गज़ल, नज़्म आपने सब कहीं। इजहार के लिए सबसे मौज़ून तरीन सिन्फ़ आपको कौन सी लगी? शायरी मैं समझता हूँ इसमें आप बहुत बड़े मज़ामीन को जो है वो एक मिसरे में और एक शेर में समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत जस्तजू नहीं करनी पड़ती, और क़ारीन को इतना लंबा मुताला नहीं करना। एक शेर पूरी जो है वो तारीख़ आपके सामने पेश कर देता है। जैसे तलमी में तो मिसरे के अंदर भी सिर्फ 2 अल्फाज ही जो है ना पूरे वाक़े को आपके सामने पेश कर देते हैं। तो इसके अलावा कोई मीडियम मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता इब्लाग का कि जो इतनी भरपूर अक्कासी कर रहा हूँ। हमारा जो शहर है कराची, आपने इसको गुज़िश्ता सदी में भी देखा, फिर जो ये नई सदी है इसमें भी देखा, और बहुत सारी चीज़ों को आपने तब्दील होते हुए देखा।
अदबी मंजरनामा भी आपकी नज़र से मेरा ख्याल है गुज़रा होगा, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं। क्या तब्दीलियाँ महसूस करते हैं हमारे अदबी समाज में, और हमें पहले जो हमारी नशिस्तें, हमारी जो अदबी सरगर्मियाँ वगैरह हुआ करती थी, उनको किस तरह आप देख रहे हैं? अदब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहा है, और अदब बदकिस्मती से अदब से खाली हो गया है। और अदबी महफ़िल होती हैं, पहले तो एक आध होती थी, दो होती थी, जिसका पूरे शहर में चर्चा होता था। इस वक्त बैक वक्त 50 महफ़िल रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, लेकिन उसमें अदब एहतराम नहीं है। यही वजह है कि हम माशरे में कोई असर पजीर हो ही नहीं रहे। यानी एक अजीब एक सर्कल है 10, 12, 15, और अपने फाइनेंस, अपना मुशायरा और अपनी जो, तो वो एक चल रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कि वो चीज़ फिर कहाँ से आएगी। पहले मुझे याद है कि एक कराची जो है उसके अंदर 10-12 ऐसे बड़े शायर होते थे, भरपूर उनको पजीराई भी मिलती थी, उनका अदब एहतराम, उनको फिर किस तरीके से तरतीब से पढ़ाना है, ये सारे मदारिज तय होते थे और एक को पता होते थे। लेकिन ये कि अब हर ग्रुप का एक जो है वो अपना अर्तगल है और उसका अपना तुरगुत है। जो तुरगुत का काम मुशायरा अरेंज करना है, अर्तगल का काम सदारत करना है। तो भाई ये काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन ये कि जो इस पूरे खाते में फिट नहीं हो पाता वो अलग साइड में होता है। तो ये है, तो अदब तो बहुत हो गया है, लेकिन अदब से खाली भी हो गया है। इतनी सारी तंजीमें हैं अदब की खिदमत कर रही हैं, आप देखते हैं कि हर 2-4 महीने बाद एक नई तंजीम वजूद में आ जाती है। ये अदबी तंजीमों का जो काम है या जो ये काम वगैरह कर रही हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं? और फिर दूसरा सवाल इसी से जोड़ के मैं करूँगा कि आपने भी फिर एक अदबी तंजीम बनाई जौहर अदब के नाम से, तो उसका क्या मकसद था? देखिए, हमारी जो तंजीम है, अब जब हम ये देखते हैं कि अदबी तंजीम कमर्शियल हो गई है और कमर्शियल बुनियादों पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। यानी किसी भी अदबी तंजीम के, बहुत सारी अदबी तंजीमें ऐसी हैं कि वो एक मिसरा भी नहीं कह पाते, उनके सरबरा या उनकी जो पूरी खेप है वो सिर्फ शायरों को जमा करके उनसे, जैसे हम वैरायटी शो करते हैं ना, उसके ऑर्गेनाइज़र होते हैं। तो ये अदबी तंजीमें नहीं हैं, ये अदबी प्रोग्रामों के ऑर्गेनाइज़र्स हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज़र का मकाम मिलना चाहिए। ये कोई अदब की, वो एक मिसरा पूरी ज़िंदगी में जो है वो मौजू नहीं कर पाए और पता चला कि वो किसी अदबी तंजीम के वो सरबरा है और फला है, और एक किसी शायर को सरपरस्त बना लेते हैं वो अपना वो छुपाने के लिए। अब इसके नतीजे में बड़े दूसरे आएंगे। अब उनका शौक़ हो सकता है कि अदीबों को, दानिश्वरों के साथ महफिल लगाएं, बैठक करें, लेकिन ये कि वो खुद ऑर्गेनाइज़र कहलाना ज़्यादा बेहतर है उनको, बजाय ये कि वो सरपरस्ती के मामले में आ जाए। क्या कर सकते हैं सरपरस्ती? सरपरस्ती वही कर सकता है जो इन चीज़ों को समझता हो। बिल्कुल। हमारे माशरे में शायर की इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि कोई अहमियत नहीं होती, और अगर वैसे घरानों में भी देखा जाता है, कोई अगर शायरी की तरफ जा रहा है तो लोग समझते हैं कि बस ये काम से ही गया, और फिर माशरा भी शायर को या अदब को भी या अदीब को भी उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा होता। और हमारे समाज में जो काबिल इज़्ज़त लोग होते हैं या जिनको कदर की निगाह से देखा जा रहा होता है, वो दूसरे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इसे किस नज़र से देखते हैं और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं जो समझता हूँ कि जिस वक्त शायर ने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया कि शायरी उसका माश चलाएगी और शायरी जो है उसको आगे बढ़ाएगी इस हवाले से, तो ये शायर ने अपने लिए तय किया और यहीं से उसका ज़वाल शुरू हुआ। माशरे में उसकी इज़्ज़त नहीं हुई। लेकिन जब शायर इससे ऊपर जाके सोचने लगा, उनको इज़्ज़त मिली और मिल रही है और मिलेगी हमेशा। इसलिए कि अगर आपका मतमय नज़र शायरी के ज़रिए कोई मनफियत वाला पहलू निकाल के और फिर आगे बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि आपने फिर गलत टूल का इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो दूसरी सलाहियतें दी हैं, माश का ज़रिया उसको बनाने की कोशिश करें और इसको आगे बढ़ाएं। शायरी खुद ही चलती रहेगी। जैसे मैंने कहा, ये आपके जिस्म का हिस्सा है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये तो आगे बढ़ेगी। लेकिन एक जिस्म में वो हिस्सा भी है कि जो आपके माश को आगे बढ़ा रहा होता है, आप उसके साथ काम करें। तो जब शायर ने अपना खुद ही तय कर लिया तो माशरे ने उसको फिर इस तरह का रिस्पॉन्स। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी है, वो खेलता है और उसको फिर कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं होती। और जिस तरह चलें फ़नून लतीफ़ा की तरफ ही अगर हम आ जाएं, कोई मुसव्विर है तो वो मुसव्विरी ही कर रहा होता है और कोई और काम करने की उसको ज़रूरत नहीं होती।
उससे नहीं पूछा जाता कि तुम और क्या करते हो। या कोई गुलकार है अगर, तो वो गुलकारी करता है, कोई अदाकार है तो वो अदाकारी करता है, तो उसको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं होती और वो उसी काम से फिर उसका माश भी चल रहा होता है। तो शायर के साथ ऐसा क्यों नहीं है कि वो अगर शेर कहे, शायरी करे, उसी से उसके माशी मामलात भी चलने लगे। रियासत की जिम्मेदारी होती है, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि एक फ़र्द है, जब शायर होता है ना, आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं, जिस शोरा की मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह की आप, वो कैडर को तो शायर होता है, वो तो कुछ और होता ही नहीं। बिल्कुल, वो तो सुबह से रात तक का शायर होता है। तो ऐसे खुद ही ऊपर आ जाता है आदमी, और उसको फिर रियासत जो है फिर उसको सपोर्ट करती है, फिर उसका मकाम होता है, फिर माशरा, फिर ऐसे लोग हम जानते हैं कि वो चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं होता, उसकी भी तवक्कुआत ये होती है। अब ज़ाहिर है कि हर आदमी आफरीदी भी नहीं बन सकता, हर आदमी कुछ और नहीं बन सकता, लेकिन फिर ये एक दौर है, इसके लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस मेहनत करने तक के नतीजे में क्या आप माशरे के ऊपर देखते रहेंगे कि माशरा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे वो मकाम नहीं मिल रहा? तो मकाम तो बनाने से बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक माशी हवाले से बात हो गई, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में जो एक हीरोज़ हैं, वो कौन से लोग हैं और वो किन शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं? बदकिस्मती से शायरी के अलावा, अदब के अलावा सारे शोबे जो है ना हीरोज़ में आ गए हैं, इसलिए कि इसकी प्रमोशन टीवी से, मीडिया से जिस तरह की होती है और जितना ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है, तो ये तो हो रहा है, तो वो हीरो बनेंगे। लेकिन हमारे जो अब जो अपने आप को सरपरस्त कह रहे हैं अदबी तंजीमों के, इनका फ़र्ज़ है, हमारे मीडिया का फ़र्ज़ है। और अब मैं समझता हूँ कि कुछ मीडिया ने रोल प्ले करना शुरू किया भी है, कुछ मुशायरे हो भी रहे हैं, कुछ इसकी तरवीज हो रही है। लेकिन ये कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, और यही रियल जो आपको थॉट्स दे, देखिए जी, वही तो हीरो है हमारा। बिल्कुल। तो अगर कोई कहीं से हमें थॉट मिल रहे हैं तो अल्टीमेटली तो उसे हीरो मानना चाहिए। तो ये रियासत, माशरे की फिर जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को उनकी कदर आगे बढ़ाए। वक्त गुजर गया और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, गुफ्तगू में शायरी भी हम नहीं सुन सके, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कोई एक गज़ल आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले। जनाब, एक अभी ये भी कुछ ताज़ा गज़ल है। ये गूंगा शहर शाम ढले चीखता भी है, ये गूंगा शहर शाम ढले चीखता भी है, यानी कि इस सुकूत में कोई सदा भी है। क्या कहने, यानी कि इस सुकूत में कोई सदा भी है। याद आए जिनके नाम पे यारों जफा का नाम, वाह। याद आए जिनके नाम पे यारों जफा का नाम, उनके लबों पे आज तो जिक्र वफा भी है। क्या बात, क्या याद आए जिनके नाम पे यारों जफा का नाम, उनके लबों पे आज तो जिक्र वफा भी है। और फैली हुई है खूब मेरे दिल की सल्तनत, फैली हुई है खूब मेरे दिल की सल्तनत, और इस सल्तनत के साथ ही मुल्के अना भी है। क्या क्या, इस सल्तनत के साथ ही मुल्के अना भी है। और तेरे सिवा भी कोई है क्या कायनात में, तेरे सिवा भी है क्या कोई कायनात में, क्या कोई कायनात में तेरे सिवा भी है, क्या कोई कायनात में तेरे सिवा भी है। और दुश्वारियाँ भी राह की कम तो नहीं मगर, वाह, ये सुनिएगा, दुश्वारियाँ भी राह की कम तो नहीं मगर, हायल हमारी राह में कोई रहनुमा भी है, हायल हमारी राह में कोई रहनुमा भी है। इससे ज़्यादा और भला क्या हो इल्तिफात, क्या कहने, इससे ज़्यादा और भला क्या हो इल्तिफात, मुड़ मुड़ के बार बार मुझे देखता भी है, मुड़ मुड़ के बार बार मुझे देखता भी है। और यादों का एक हुजूम भी चलता है साथ साथ, वाह, यादों का एक हुजूम भी चलता है साथ साथ, और इस हुजूम में कोई नगमा सरा भी है। क्या क्या, वाह, सुन भी लिया करें कभी हंस भी लिया करें, हाँ आपके लिए ये मेरा मशवरा भी है। क्या बात, क्या 14वीं की रात है, क्या उड़ रहा है चांद, वाह, क्या 14वीं की रात है, क्या उड़ रहा है चांद, या इस हवा के हाथ में कोई दिया भी है, क्या कहने, या इस हवा के हाथ में कोई दिया भी है। कोई तो बात है कि जो नाराज़ है नजीब, वाह, कोई तो बात है कि जो नाराज़ है नजीब, गो साथ चल रहा है मगर कुछ खफा भी है। क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। वक्त गुजर गया और वाकई वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। आपकी गुफ्तगू ऐसी थी, मैंने बहुत सी बातें चाहा कि आपसे पूछूं और बहुत सी जहन में रह गई। मैं ये चाहता हूं कि आपके जहन में कोई बात हो जो आप करना चाहें हमारे नाज़रीन से, तो आप
वो कर सकता है। बहुत सारी गुफ्तगू हो गई। एक मैसेज या मेरे दिल की बात है जो मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे उनसे कि जो इस शोबे में हैं और काम कर रहे हैं, और कि आसान अल्फाज को इस्तेमाल करें, तजरीद की कोशिश ना करें, और लोगों को, असातिज़ा को पढ़ें ज़रूर, लेकिन असातिज़ा के अंदाज़ में कहना अभी शुरू ना करें। आप अपना कोई रंग नहीं बना पाएंगे और ना आप माशरे को बर्दाश्त हो पाएंगे अगर असातिज़ा की तरह कहना शुरू कर दिया। वक्त आपका उस्ताद होता है, वहाँ से चीज़ें सीखें, समझें कि कौन सा लफ्ज़ किस दबिस्तान से आ रहा है, उसको आसान अल्फाज में करके पढ़ते, इसलिए कि ज़बान ख़ुद 100 साल के बाद बदलती चली जाती है। तो मैं देखता हूँ दोस्तों को कि वो बहुत बड़े असातिज़ा को पढ़ के उनका ज़बान व बयान जब इस्तेमाल करते हैं तो रिलेवेंट हो जाते हैं। तो बस ये मैं चाहता हूँ कि असर हाजिर में रह के शायरी भी करें और अदब भी तख्लीक करें, तो उसकी पजीराई शायद हो सके। बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन कराम, नजीब अयूबी साहब से आज आपने मुलाकात की, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी, इनकी शायरी भी सुनी, और यकीनन आपने इनकी शख्सियत के बारे में भी आज बहुत कुछ जाना। आइंदा भी हम आपको ऐसी ही अदबी शख्सियात से मिलवाते रहेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।